Hello students, in this video of class 12th Indian Economic Development, under Indian Economic Development we will study about the topic demographic profile during the British rule and occupational structure on the eve of independence. इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब डेमोग्राफिक कंडीशंस. डेमोग्राफिक का मीनिंग होता है किसी भी कंट्री में बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी लेवल कैसा है वहाँ का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक पर्सन कितने ईयर्स तक एवरेजली जी पाता है, एक पर्सन कितने ईयर्स तक रह पाता है, तो वो क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. वो हम देखेंगे. डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर, तो सबसे पहला क्या आता है इसमें? बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो उस टाइम पर हमारा बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था. बर्थ रेट कितना था? 48% और डेथ रेट भी हाई था 40%. अब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इसलिए डेथ रेट क्या था? हाई था और बर्थ रेट भी क्या था? हाई था. ओके. नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? कोई भी चाइल्ड या कोई भी बच्चा अगर 1 ईयर की एज होने से पहले, अगर कोई चिल्ड्रन 1 ईयर की एज होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी. ओके. और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स. मतलब 1000 लाइव बर्थ्स हुए हैं चिल्ड्रन का, उसमें से डेथ कितने चिल्ड्रन की हो जाती है वो क्या शो करता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो उस टाइम पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या था? ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था. ठीक है. कितना था? 218 पर 1000. मतलब 1000 बच्चों का अगर बर्थ हो रहा है तो उसमें से 218 बच्चों की क्या हो रही है? डेथ हो रही है 1 ईयर का होने से पहले. ठीक है. और प्रेजेंट में कितना है? 32 पर 1000. मतलब प्रेजेंट में कितना कम है और पास्ट में पहले कितना ज़्यादा था. तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या शो करता है? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शो करता है कि पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर था उस टाइम पर इंडिया का. इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम क्या था? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. और उस टाइम पर क्या थी? एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा क्या थी? गरीबी थी. और इसी के कारण हेल्थ केयर अच्छा नहीं होने के कारण जो इन्फेंट्स थे इंडिया में वो जल्दी से 1 ईयर की एज होने से पहले ही उनकी क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी. नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन कितने ईयर्स तक जी सकता है अपनी लाइफ, वो उस टाइम पर बहुत कम थी, केवल 32 ईयर्स ही थी. और अभी प्रेजेंट में कितनी है? 69.4 ईयर्स. तो उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी? लो थी. और ये जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या शो करता है कि उस टाइम पर हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत कम थी, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी. लोगों के बीच में अवेयरनेस भी क्या थी? कम थी, लैक ऑफ अवेयरनेस. ठीक है. और लोग हेल्थ केयर अवेल भी नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मतलब कितने पर्सन्स पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट. तो उस टाइम पर लिटरेसी रेट कितना था? केवल 16% था. और ये जो कम लिटरेसी रेट है वो क्या शो करता है कि हमारी कंट्री कितनी सोशली बैकवर्ड थी और हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ये रिफ्लेक्ट करती है. और उस टाइम पर जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो भी क्या था? बहुत वर्स था. कितना था? केवल 7%. मतलब फीमेल्स जो पढ़ी लिखी थी वो भी कितनी थी? केवल 7%.
तो ये जो डिफरेंस है 16 पर, जो ये जो डिफरेंस है कि केवल फीमेल 7% ही एजुकेटेड है, तो ये क्या शो करता था कि उस टाइम पर जेंडर बायस भी था, मेल और फीमेल के बीच में भेदभाव भी होता था। अब जो हमारी हाई मोर्टेलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट ज़्यादा है और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एक पर्सन बहुत कम ईयर्स तक जी पाता है, तो ये एक सोशल इंडिकेटर है कि उस टाइम पर बहुत बैकवर्डनेस थी और पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था भारत और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिश रूल के टाइम पर बहुत सारी आपदाएं आती थी, एपिडेमिक्स आती थी, भूखमरी आती थी, ठीक है। इसके कारण क्या होता था, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, मतलब डेथ रेट क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। और फेमाइंस में क्या क्या आता था, सूखा रहता था, ठीक है। लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, डिजीज़ेज या बीमारी आती थी उस टाइम पर, तो ये कारण था उस टाइम पर हाई मोर्टेलिटी रेट का और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। अब नेक्स्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर अब जो हमारी हिस्ट्री है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जो 1921 है, उसे हमने क्या बोला है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यह आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा 1921, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। डेमोग्राफिकली चेंज कब आया इंडिया में, तो 1921 के पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की थी वो कभी एक जैसी नहीं थी। जो पॉपुलेशन का साइज था वो क्या होता था, चेंज होता रहता था, ओके। पॉपुलेशन का साइज जो है वो क्या हो रहा है आपका, चेंज होता रह रहा है, एक जैसा नहीं है, ओके। प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। जो साइज ऑफ पॉपुलेशन थी वो चेंज हो रही थी, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। एक सेंसस में वो बढ़ रही है, दूसरे में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज। अब 1921 के बाद पॉपुलेशन क्या हो रही है, राइज कर रही है, बढ़ रही है, ओके, बढ़ रही है पॉपुलेशन। Thus the census of 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population from 23.87 crore in 1891 to 23.83 crore in 1901। तो जो सेंसस था हमारा 1901, सेंसस मतलब जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो वो क्या है, सेंसस। तो उस टाइम पर डिक्लाइन शो करा है 0.04 करोड़ से पॉपुलेशन का, कब, 1891 से 1901 तक, ओके। नेक्स्ट है आपके पास जो सेंसस आया है आपका 1911 में, उसमें क्या है, राइज है, उसमें बढ़ रही है आपकी पॉपुलेशन 1.38 करोड़ से, ओके। 1901 में थी 23.83 करोड़ और अब कितनी हो गई 25.21 करोड़ 1911 में। तो अगेन द सेंसस ऑफ 1921 शोड अ डिक्लाइन, फिर 1921 में क्या शो हुआ, एक डिक्लाइन शो हुआ 0.07 करोड़ का, 25.21 करोड़ से कितनी होगी 25.14 करोड़। तो 1921 के बाद से जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसके बाद वो कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई। 1921 के बाद से पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुई है और वो कंसिस्टेंट, वो बढ़ी है। और जो सेंसस था 1931 का, वो रिकॉर्ड, उसमें रिकॉर्डेड राइज है 2.76 करोड़ का। फिर 1941 में 3.96 करोड़ का राइज है। फिर 1951 में कितना राइज है, 4.24 करोड़ का। और ऐसे क्या है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई है। अ consistently rising population on the eve of independence led to excessive burden of maintenance investment. It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of the existing population. अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, हेल्थ पे जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, तो मेंटेनेंस जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो जो ग्रोथ होता है इन्वेस्टमेंट का वो क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ओके, तो जो हाई मेंटेनेंस ग्रोथ, जो हाई मेंटेनेंस है उसके कारण क्या होता है, लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या है, मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ रहा है, और मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। तो ये एक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का जो क्या शो करता है, बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन, पिछड़ा हुआ है और रुका हुआ है। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट जो है एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, और जो लो इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट में लो इन्वेस्टमेंट है, उससे क्या शो हो रहा है कि इंडिया का स्टेट कैसा, परपेचुअल बैकवर्डनेस, पिछड़ते जा रहा है। हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट is that till 1951 the rise of India's population was never alarming, कि it range between mild to modest, बल्कि जो population है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, वो केवल mild to modest है। It was only from 1951 onwards that the rise in population became explosive in nature। 1951 के बाद population बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठीक है, और कंट्री क्या फेस करने लग गई, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चैलेंज से फेस करने लग गई, जिसमें मेंटेनेंस का खर्चा कंट्री का बढ़ गया। तो ये पॉइंट्स हमारे कवर हो गए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। अब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कितना पॉपुलेशन, कितने लोग वर्क कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में किसी भी इकोनॉमी के। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में कितना वर्क कर रही है, सेकेंडरी में कितना वर्क कर रही है और टर्शरी में कितना वर्क कर रही है, ठीक है। अभी जो डेटा है वो कौन से ईयर का है, 1951 का। तो आपको क्या शो हो रहा है, पाई चार्ट देखिए, वहाँ पर ब्लू कलर का साइड है जो प्राइमरी सेक्टर शो करता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन और माइनिंग। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसका मेजर पोर्शन है, कितना, 72.7% पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें कितना पॉपुलेशन वर्क कर रही है, 10.1%। और टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। मतलब जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, वो सब किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन इंगेज्ड है, 17.2% पॉपुलेशन इंगेज्ड है। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। किस लिए वर्क कर रहे हैं, अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। और जो हमारी एडवांस्ड कंट्रीज़ है जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, वहाँ पर इतने लोग एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है, केवल 2% है या 12% या 4% है। तो जो ज़्यादा हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, वो क्या शो करता है कि हमारी इंडिया की इकनॉमी कैसी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी, ठीक है। ये जो हमारा ग्रेटर डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर पर, वो क्या शो करता है कि हमारे पास एक फील्ड में, एक लैंड में सपोज हमें 4 लेबर चाहिए, लेकिन उसमें 6, 7 या 8 लोग काम कर रहे हैं। मतलब जितने लोग हमें एक फील्ड में काम करने के लिए चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर किसके लिए हो रहा है, सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने फूड के लिए हो रहा है। और एग्रीकल्चर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा है, ओके। और जो एडवांस्ड कंट्रीज थी जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉफिट कमाने के लिए हो रहा था। नेक्स्ट है इंडस्ट्री।
एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब इंडस्ट्री में केवल 9% वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी। ओके मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज में केवल 9% पॉपुलेशन है। और जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है यूएसए, इंग्लैंड, जापान, वहाँ पर 32%, 42%, 39% किस में इंगेज्ड है, इंडस्ट्रीज़ में। तो ये और क्या शो करता है, हमारी बैकवर्डनेस शो करती है कि इंडिया में उस टाइम पर इंडस्ट्रीज ही नहीं थे कि लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हो सकें। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ओके अनबैलेंस, नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। उस टाइम जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो क्या थी, अनबैलेंस्ड थी। ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ कब होती है, जब सभी सेक्टर्स, कोई भी इकोनॉमी के ग्रो हो, सभी सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो हो, टर्शरी भी ग्रो हो और सेकेंडरी भी ग्रो हो। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा था, सेकेंडरी और टर्शरी तो ग्रो ही नहीं कर रहे थे, वो इन्फेंट स्टेज पर ही थे, है ना, वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसलिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या थी, लॉप साइडेड थी या बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई थी इंडिया की इकोनॉमी। ओके ठीक है, अगर हम असेसमेंट करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो किस में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। और ये एक डिसअपॉइंटिंग पिक्चर है इंडिया के इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जिन एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बल्कि एग्रीकल्चर में इतने पीपल की ज़रूरत नहीं है, और इसके कारण इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड थी। ठीक है, और मेनली जो पीपल थे वो क्या रह रहे थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे। ओके, I hope that through this video you understood the demographic profile during the British rule, demographic transition, and occupational structure on the eve of independence. Thank you.